चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। म्यूट हो जाइएगा आप सभी लोग। और आज का जो हमारा ये पेपर है, क्वेश्चन पेपर, यह पेपर है यूजीसी नेट का। और नवंबर 5 नवंबर को 2020 में जो है ये पेपर क्वेश्चन पूछा गया था। मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से समाज कार्य के प्रश्न पत्र पर, ठीक है। और ये समाज कार्य के जो प्रश्न हैं ये एमपी सेट में भी और मेडिकल सोशल वर्क में भी आप सब के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है। आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और हर एक प्रश्न के पीछे मैं आप लोगों से व्याख्या भी करूँगा, इसलिए अपनी कॉपी पेन साथ में रखिएगा। जो महत्वपूर्ण बिंदु होगा उसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। हालांकि मैंने आप लोगों को 2022 और 2021 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करवा चुका हूं। 2023 का क्वेश्चन पेपर है, अभी उसे मुझे करवाना है, ठीक है ना। तो जैसे ही पेपर नज़दीक आएंगे, 7 डे या 5 डे बचेंगे, तो उससे पहले मैं ये करवाऊँगा पेपर आपको। तो चलिए एक बार यहाँ पे प्रश्न देखिए। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? महात्मा गांधी, नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख। सावित्रीबाई फुले, जवाहरलाल नेहरू। नानाजी देशमुख। बिल्कुल, यहाँ जो आपका जवाब आया है नानाजी देशमुख का नाम आया है और करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा चला जाएगा सही यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार म्यूट हो जाइएगा। थोड़ा सा हमें महात्मा गांधी जी के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो उनका फेमस रहा है सर्वोदय रहा है। ये शब्द को ध्यान रखिएगा, सर्वोदय शब्द रहा है। अनटू दी लास्ट जो किताब थी वो रस्किन की थी, उसी किताब से लाया गया था सर्वोदय शब्द, है ना। सबका विकास सभी का विकास के बारे में था ये। हालांकि चंपारण सत्याग्रह की बात होता है तो 1917 आता है, खेड़ा सत्याग्रह आता है तो वो भी 1917 आता है। अहमदिया मिल मजदूर आंदोलन एक हुआ था, महात्मा गांधी जी ने किया था 1918 में। खिलाफत आंदोलन था 1920 का। असहयोग आंदोलन बहुत फेमस रहा है जो 1920 का ही रहा है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करता हूँ तो 1942 रहा है। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा। मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। विधायिका के माध्यम से इसकी स्थापना बेसिकली 12 फरवरी 1991 को हुई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं कि यह एक अधिनियम 1991 के द्वारा की गई थी और इसी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सामाजिक कार्यकर्ता थे नानाजी देशमुख के द्वारा यह लोगों को ग्रामीण बनाने के लिए, कौशल प्रदान करने के लिए ये बेसिकली प्रयास किया गया था इसकी स्थापना में, ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं सावित्रीबाई फुले के बारे में। तो स्त्री शिक्षा को मजबूत किया इन्होंने ज्योतिबा फुले के सहयोग से ही। 1 जनवरी 1848 की बात कर रहा हूँ, 1848 की। पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोला गया। पहली स्त्री शिक्षा के अगर नाम से कोई जाना जाता है तो सावित्रीबाई फुले जी को। स्त्री के लिए प्रौढ़ शिक्षा की बात करते हैं, पूना में 1849 में जो है ओपन हुआ था। 1849 में ओपन हुआ था स्त्री शिक्षा पर। ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो 1912 में बांकीपुर सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने और 1919 में प्रयागराज में होम रूल एक लीग है उसमें ये सचिव बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू 1919 में, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी जी ने पहली बार जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से जब मिले थे तो वह वर्ष था 1916। ये बात आप ध्यान रखेंगे जब ये मिले थे उनसे, ठीक है। सर ये होम रूलिंग के क्या थे? अध्यक्ष जी, होम रूल लीग के सचिव थे, सचिव थे। सचिव। 1920 में किसान मार्च का आयोजन इन्होंने ही किया था। और आप ध्यान रखिएगा भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव कौन है बताएं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो भारत रत्न से इनको जो है नवाजा गया है और सन 1955 में। और प्रथम प्रधानमंत्री जो रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ये तथ्य हैं
ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अगला सवाल पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, तथ्य होंगे, उसे आप अवश्य नोट करिएगा, क्योंकि उन तथ्यों से भी प्रश्न हम लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं। सेकंड प्रश्न हमारे सामने है कि हमारे ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड के नियमित विकास एजेंडा, जिसको हम लोग सतत विकास एजेंडा के नाम से जानते हैं, समय सीमा क्या निश्चित की गई थी? 2030 है, 2060 है, 2050, 2040? ए 2030। 2030 बिल्कुल। यहाँ आप लोगों ने जो ऑप्शन नंबर ए का जो चुनाव किया है, आप लोगों ने करेक्ट किया। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ जो नीचे क्वेश्चंस दिया गया है, क्वेश्चंस आईडी हैं, ऑप्शन आईडी हैं, इस पर आप लोग फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि ये कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपको गलत भी मिल सकते हैं। मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, तो इसलिए इसको फोकस ना करें आप लोग। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो पहला जा रहा है, ये आपका करेक्ट जाएगा, क्योंकि 2015 से लेकर 2030 तक की जो है इसके सतत विकास लक्ष्य रखा गया है, और ये कहा गया है कि 2030 तक सभी लोगों और दुनिया के लिए एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य प्राप्त करने के रूप में एक खाका तैयार किया गया है। कुल टोटल 17 लक्ष्य हैं, मैंने आप लोगों को बता भी रखा है ट्रिक के माध्यम से भी, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। 25 सितंबर 2015 को यूएसए महासंघ के 193 देश, ठीक है, 193 यानी 193 देशों ने इसमें भाग लिया। विकास एजेंडा को ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड करके 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट शीर्षक को अपनाया, और इसमें कुल टोटल 92 पैराग्राफ थे। कितने पैराग्राफ थे? ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, 92 पैराग्राफ थे, ये भी नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ 59 में अगर हम बात करते हैं, सॉरी यहाँ पे जो है कुल टोटल 92 था, और जिसमें अगर हम बात करते हैं 51 जो 59 पैराग्राफ है, 59 नंबर का जो पैराग्राफ है, उसी में कुल टोटल 17 लक्ष्यों के बारे में जिक्र किया गया है, और 169 जो है विशिष्ट लक्ष्यों पर बात की गई है। ये बात ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और 232 ध्यान रखिए, 232 संकेत हैं, इंडिकेटर्स हैं, उनकी रूपरेखा को यहाँ पे संचालित किया गया है, यानी कि रखा गया है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। जितने तथ्य बताए हैं, इन तथ्यों को आप अवश्य ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, यह बात ध्यान रखेंगे। बाकी तो कॉमन चीज़ें हैं, वो तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने। किस अनुच्छेद में अस्पष्टता की चर्चा की गई है? बड़ा इजी सवाल आ रहे हैं। 17 ऑप्शन सेकंड, यहाँ अनुच्छेद पे 17। ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा। अच्छा, मुझे अंत में आप सभी लोग बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सही किए हैं, है ना, लास्ट में बताइएगा। आप लोग अपनी कॉपी पर मेंशन कर लीजिएगा, ए लिख रहे हो, बी बना रहे हो, सी बना रहे हो। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी का चुनाव किया है आर्टिकल 17 को, तो ये करेक्ट जवाब दिया है आप लोगों ने। अगर बात करते हैं अनुच्छेद 14 के बारे में, तो ये कहता है विधि के समक्ष जो है समता की बात, और ये बात आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल अगर हम 15 की बात करते हैं, तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान और आधार पर विभेद के बारे में जिक्र किया गया है अनुच्छेद 15 में, ठीक है। बात करते हैं अनुच्छेद 51 के बारे में, तो 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, और 17 तो आपको पता ही है, अस्पष्टता का अंत की बात की गई है। 15 का 3 भी आप याद रखेंगे, महिला और बच्चों के संबंध में जिक्र किया गया है 15 का 3 में। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। सामुदायिक संगठन में अधिकार चेतन उपागम का अर्थ क्या बनेगा? ऑप्शन ए है सेवा प्रदान करना, ऑप्शन बी है प्रथा, ऑप्शन सी है बड़े स्तर पर व्यक्तियों को संगठित, ऑप्शन डी है शोध के लिए समुदाय को समझना। सही जवाब क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है। सेवा प्रदान करना। अधिकार चेतना के बारे में आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, इसका जो अर्थ है एक बड़े स्तर पर व्यक्तियों को संगठित करने के परिप्रेक्ष्य में है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो जा रहेगा वो आपका 3rd वाला करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये बात पाउलो फ्रेरे के द्वारा दिया गया है। इस तथ्य को भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि अधिकार चेतना यानी चेतन जो प्रक्रिया संचालित हुई है, जागरूकता को लेकर, चैतन्यकरण को लेकर संचालित किया गया है। इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि सामुदायिक संगठन में अधिकार चेतना उपागम के अर्थ जो बताता है वो बड़े स्तर पर व्यक्तियों को संगठित करने को बताता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
मुक्त साहचर्य निम्नलिखित में से किसकी तकनीकी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखेंगे सभी लोग। मुक्त फ्री एसोसिएशन निम्नलिखित में से किसकी तकनीकी है? व्यवहार उपचार का, संज्ञानात्मक उपचार का, सेवार्थी केंद्रित उपचार का, कि मनोविश्लेषक उपचार का? ऑप्शन आपको बताना है, जवाब दीजिए जी, बताएं। क्वेश्चन इंग्लिश में क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं है क्या इसमें? मैंने ध्यान भी नहीं दिया। नहीं, इसमें इंग्लिश इंग्लिश में नहीं है सर, नहीं है। ओपन कर दे इंग्लिश वाला। सही जवाब क्या बताया आप लोगों ने? सी सर। नहीं, यहाँ जो मुक्त डी आएगा। साहचर्य है जी, डी वाला सर, हाँ, मनोविश्लेषण। फ्री एसोसिएशन किसका है? ड्रीम शब्द आता है, किसका आता है? फ्रायड का, सिगमंड फ्रायड का। तो सिगमंड फ्रायड का शब्द किस में आ सकता है? मनोविश्लेषणात्मक उपचार में आ सकता है ना? तो ऑप्शन नंबर आपका जो जाने वाला है वो आपका डी करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। व्यवहार उपचार बेसिकली एक चिकित्सा है, कार्यात्मक विश्लेषण या कार्यात्मक मूल्यांकन को पूरा करता है ये, कि भावनाओं को पूर्ववर्ती प्रत्यक्ष व्यवहार के रूप में देखा जाता है और मनोचिकित्सा के उपचार में इसको लागू किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे बीएफ स्किनर का नाम देखने को मिलता है इसमें। संज्ञानात्मक की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये सीबीटी का नाम सुना होगा, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कार्ल रोजर्स। सीबीटी में नहीं, सीसीटी में कार्ल रोजर्स का नाम देखने को मिलता है ना? परंतु यहाँ जो हाँ, ये सीसीटी है, ये तो आपका सीबीटी है, ये आपका सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो मनोचिकित्सक की वह पद्धति जहाँ पे मनोरोगी के सोचने या संज्ञान तथा उसके व्यवहार को ध्यान केंद्रित करती है। तो ये बात आती है एरोन बेक का, एरोन बेक का नाम आता है और सन 1960 में। और जो ये आप बता रहे क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी, सीसीटी, ये कार्ल रोजर्स का है, 1940 में इन्होंने दिया था और ये मानसिक उपचार के लिए है ना। और ये सिगमंड फ्रायड ने कब दिया था? 1890 में, 1890 में। 1940 में इनकी बेटी ने, अन्ना फ्रायड ने क्या दिया था? अहम मनोविज्ञान। हाँ, अहम मनोविज्ञान, याद रखिएगा। अगला सवाल बताइए, समव्यवहार विश्लेषणात्मक सिद्धांत को संदर्भित अहम अवस्थितियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? आपको पता होगा, ट्रांसैक्शनल एनालिसिस थ्योरीज मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। सर ऑप्शन सहोदर भाई बहन। सहोदर भाई बहन। हाँ, यहाँ जो सिबलिंग शब्द है, सिबलिंग या कजिन जो आ रहे हैं, है ना, इनको शामिल नहीं किया गया है। आपका जो सही जवाब जाएगा ये डी वाला करेक्ट होगा। यहाँ मैं आप सबसे कहूँगा कि समव्यवहार विश्लेषण का सिद्धांत के अंतर्गत 3 विद्वान का नाम, अल्बर्ट एलिस, जॉर्ज होमस, एरिक बेक या एरोन बेक, दोनों बात एक ही है ना। 1950 की विधि है, 1950 की विधि है। क्या सर? 1950। 1950। आपको बता दूं, 3 अहम अवस्था बताया है इन्होंने। एक का आप ध्यान रखेंगे, माता पिता, पेरेंट्स, और प्रौढ़ शिक्षा, चाइल्ड, और बाल, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, चाइल्ड, ठीक है। 3 बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। सर ये एल्बर्ट और एलिस है। अल्बर्ट एलिस है, एलिस। सर एक बार क्वेश्चन फिर समझा दीजिए, मुझे समझ। ट्रांसएक्शनल थ्योरीज है मैम ये। इसके अंतर्गत ईगो की अवस्था पूछी गई थी, कौन सी अवस्था शामिल नहीं है? 3 अवस्था थी। एक अवस्था था इस माता पिता के बारे में जिक्र होगा, दूसरा प्रौढ़ के बारे में जिक्र होगा, तीसरा बाल के बारे में जिक्र होगा। कजिन जो होते हैं भाई बहन, उनके बारे में ये अवस्था नहीं जिक्र की गई है इस व्यवहार की, इस थ्योरी पे या इस थ्योरी में, ठीक है। ऑप्शन डी पे
आगे देखिए, जो है एक गेसल सॉफ्ट है और एक जेमिन सॉफ्ट है, इसकी अवधारणा का श्रेय किसको जाता है? डेफ्टोनीज बी। टोनी। हाँ, ऑप्शन बी टोनी। सही जवाब आपने बताया है मुझे अभी अभी, टोनीज का। और वर्ष वर्ष नहीं पता। 1887। ठीक है। गेसल सॉफ्ट को क्या बोला जाता है? संघ, कम्युनिटी। समुदाय। हाँ। और इसको क्या बोला जाएगा? संघ, सोसाइटी, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग इनके बारे में। एप्टोनीज हो गए। ये देखो जेरोकिन नहीं है, ये सेरोकिन है। कौन है? सेरोकिन। सेरोकिन 3 अवस्था के बारे में अपने बात करते हैं। इनकी बहुत फेमस अवस्थाएं हैं: भावात्मक, चेतनात्मक और आदर्शात्मक। ठीक है। इनकी एक किताब सोशल कल्चर डायनेमिक था। सोशल कल्चर डायनेमिक, बताना चाहोगे कब का है? 1982, है ना। और केनिथ डेविस का नाम सुना है? केनिथ डेविड का नाम? जी सर। केनिथ डेविड का नाम आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। केनिथ डेविस, संवाददाता अनुमान सिद्धांत, 1965 में दिया था। और एक क्या था? जिम्मरमैन। क्या था? जिम्मरमैन। SRL मॉडल जानते हो? SRL सर सिद्धांत क्या दिया था है? जी, सिद्धांत क्या दिया था केनी डेविस ने? ये लिखा है स्क्रीन पर सर। सर ये देखने का। संवाददाता अनुमान सिद्धांत 1965 में। S का मतलब क्या होगा? सेल्फ। R का मतलब क्या होगा? रेगुलेटेड। L का मतलब क्या होगा? लर्निंग। कब आया था ये? 2000 में, जिम्मरमैन का। क्लियर? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। वह प्रक्रिया जिसमें सर सामाजिक फुल नीति फॉर्म पे रैंक। जी सर। सर फुल फॉर्म पे प्लीज, फुल फॉर्म पे। SRL। ये देखिए लिखा था सर, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। रेगुलेटेड। हाँ जी सर, 2000। जी थैंक यू। चलिए आगे देखिए। वह प्रक्रिया जिसमें सामाजिक नीति को समाज सेवा में रूपांतरित किया जाता है क्या कहलाती है? बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन हाँ? ऑप्शन है सर, सामाजिक समाज कल्याण क्रिया। प्रशासन। समाज कल्याण प्रशासन। समाज कल्याण प्रशासन। समाज कल्याण प्रशासन सर। किसी बच्चे ने जवाब दिया है ऑप्शन डी, लेकिन ये गलत है। फिर अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, जिन बच्चों ने समाज कल्याण दिया, मैंने कई बार बोला है, समाज सेवा बदलने की जो प्रक्रिया है सामाजिक नीति को, वह बात जॉन किडना की है और समाज कल्याण प्रशासन में है कि नहीं? बताया कि नहीं बताया? बताइए। ठीक सर। कई बार बोला हूँ आप लोगों को, जॉन किडना का है। तो समाज कल्याण प्रशासन सामाजिक नीति को समाज सेवाओं में बदलना और सामाजिक नीति को मूल्यांकित और संशोधित करने के अनुभव को प्रयोग की एक प्रक्रिया मानता है जॉन किडना। इसलिए आप ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। ठीक है। अगला सवाल देखिए। सामुदायिक संगठन में सामुदायिक परिषद कौन से कार्य करते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। सामुदायिक परिषद
बेसिकली समझा। स्कॉटलैंड और वेल्स में एक वैधानिक निकाय है जो यूके में एक जन प्रतिनिधित्व को रिप्रेजेंट करता है, सामुदायिक परिषद। और यहाँ आपको बता दूँ, तथ्य अन्वेषण इसमें- होता है सामुदायिक परिषद से, और लोक अच्छा। समझदारी को प्रोत्साहन होता है, और मीडिया इनकम गतिविधियों का समन्वय होता है। निधि नहीं, फंड नहीं, ये कम्युनिटी चेस्ट होता है। क्या होता है ये? कम्युनिटी चेस्ट होता है, CHEST, चेस्ट। ये नमलू खाओगे खाना रे? म्यूट हो जाइए सर। 9 बज रहा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देखिए, A, B और D, कौन सा ऑप्शन सही होगा? A और B? ABD ABDC वाला तीसरा। तीसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये सही है। कम्युनिटी चेस्ट मैंने बता दिया कि आपको फंड से है, कम्युनिटी काउंसलिंग से नहीं है, परिषद से नहीं है। ये बात ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट सवाल है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MP सेट वाले बच्चे खासकर ध्यान देंगे ऐसे प्रश्नों पर, Yes. ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ये आपके तर्क पर आधारित है प्रश्न। कितना बढ़िया तर्क करते हो आप लोग, मैं देखना चाहता हूँ। वस्तुपरकता की नेचर बताना है आपको। एक वस्तुपरकता होता है और एक व्यक्ति परकता होता है। दोनों मैं कई बार समझा चुका हूँ, मैं पढ़ूंगा, आप लोग बताइएगा। वस्तुपरकता हमेशा, ध्यान रखिएगा, हमेशा लिखा हुआ है, संबंधित व्यक्ति के मानसिक बोध पर आधारित होगी। Yes या no? गलत है सर यस, गलत है सर। यस, यस सही है। बिल्कुल। वस्तुपरकता नहीं समझते हैं क्या आप लोग? व्यक्तिपरकता पे भेदभाव होता है, और जब भी सोशल वर्क में काम होता है तो व्यक्तिपरकता पे काम नहीं होता है, वस्तुपरकता पे काम होता है। और वस्तुपरकता जाहिर सी बात है, वो जब व्यक्ति के बारे में बात करेगा केस वर्क पर, तो उसके मानसिक बोध पर आधारित होगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है आपका, यस, राइट। मानसिक बोध लिखने की वजह से ये हमेशा वाला जो शब्द है करेक्ट हो गया है। वस्तुपरकता के लिए तार्किक उपागम के साथ संगत सोच रखने की आवश्यकता है, यस या नो? यस सर। यस, राइट। फिर कहता है कि वस्तुपरकता की सीमा निम्न अथवा समान परिस्थितियों में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होगा। क्या ये बात सत्य है? यस सर। बिल्कुल, क्योंकि यह व्यक्तिकरण है, क्योंकि यह व्यक्तिकरण है, यही बता रहा है आपको ये थर्ड पॉइंट। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला कट जाएगा, ABC इज द राइट आंसर। अगला सवाल, सब्जेक्टिव बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं, सॉरी, वस्तुपरकता को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 3 स्टार, 3 स्टार दे रहा हूँ, इसको नोट करिएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय में किन गुणों पर उल्लेख किया, यानी उसकी कितनी विशेषता है? विशिष्ट प्रवक्ता 4 विशेषता है। 3 है सर, 3 विशेषताएं हैं। कितनी? 4 है सर। 4 है। लेकिन नंबर 1 विशिष्ट है, नंबर 2 लघुता है, नंबर 3 सजातीयता है, नंबर 4 आत्मनिर्भरता है। म्यूट रहिएगा सर। आत्मनिर्भरता। अब बताइए कौन सा ऑप्शन है? विशिष्टता ओके कर दूं, लघु आकार ओके कर दूं, Yes, sir. है ना, और निवासियों की एकरूपता का मतलब यही था, सामाजिक जो सजातीयता यही है। इसको अन्य समुदाय पर निर्भर होगा कि आत्मनिर्भरता पे बात करता है? गलत हो गया ना। आत्मनिर्भरता आएगा सर। हाँ, आत्मनिर्भरता नहीं दिया। द लिटिल किताब लिखा था इन्होंने, द लिटिल कम्युनिटी करके। कब आई थी Yes, किताब? The little community 1955 में। द फोक सोसाइटी एक आई थी, द फोक सोसाइटी, द लिटिल कम्युनिटी 1955, द फोक सोसाइटी 1947, और एक किताब क्या था? बस ये 2 किताब याद रखिए, है ना, इम्पोर्टेंट है।
चलिए अगला सवाल। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ए बी सी कहीं पे है? सेकंड सही है। 12 नंबर का सवाल, निम्न में से किस प्रकार के व्यक्ति सर? अपनी नागरिकता खो देता है? वेरी वेरी सर मोस्ट पेज नहीं इम्पोर्टेंट दिखाई सवाल। दे रहा सर। क्वेश्चन नहीं देख रहा सर, हाँ, क्वेश्चन नहीं दिख रहा था क्वेश्चन। स्क्रीन पर। क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं सर। एक मिनट, सर आप चलिए यस सर। बताइए एक बार। निम्न में से किस प्रकार के व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देता है? हो सकता है अपनी नागरिकता। परित्याग से, यस। पूर्णता छोड़ देगा तो हो जाएगा भाई परित्याग, यस सर। पूर्णता छोड़ देना। समाप्ति, खत्म या अंत कर देना, कोई सही। किसी कारणवश अंत कर देना, समाप्ति। अपहरण तो नहीं सही। बेसिकली अपहरण एक ऐसा अपराध माना गया जिसमें किसी व्यक्ति या समूह को गैर कानून रूप से वंचित किया जाए, उस प्रक्रिया में अपहरण है। तो आयोग ने परित्याग, समाप्ति और अपहरण को भी माना है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा यहाँ पर कि आप जवाब दें ए बी सी को, है ना, ए बी सी को जवाब दिया। देखो नागरिकता बर्खास्त होगी, मैंने भी हाल ही में आप लोगों की क्लास पर बातचीत किया था, है ना। और नागरिकता एक्ट 1955 की धारा 9 में जिक्र भी किया गया था। मैंने बताया था कि अगर नागरिक 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर रहेगा तो नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। ये साबित हो जाए कि व्यक्ति अवैध तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त की तो भी उसकी समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है तो भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, है ना। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता आपने अगर स्वीकार कर लिया तब भी आपकी समाप्त हो जाएगी। देशद्रोह जो शब्द आता है बेसिकली ये अपहरण को ही कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। देशद्रोही भी अगर होता है तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से संचालित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी। किसी देश के 2 वर्ष की सज़ा अगर हुई है किसी देश में, अन्य देश में, तो भी उसकी नागरिकता खो जाएगी। तो इसलिए मैं कहूँगा ए बी सी को लगाए, क्योंकि आयोग ने भी ए बी सी को ही माना है ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर इसको ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा। मतलब सर अपहरण से भी नागरिकता खत्म हो सकती है। हाँ 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 हाँ, है ना, यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, जनतांत्रिक समूह प्रक्रिया में अत्यधिक प्रभाव प्राप्त करने के लिए समूह के लिए अपेक्षित होता है। बताइए, देखिए जनतांत्रिक समूह प्रक्रिया, जनतांत्रिक का मतलब लोकतांत्रिक समूह प्रक्रिया, उसमें कहा गया कि अत्यधिक प्रभाव प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा अगर आपको प्रभाव चाहिए तो उसके लिए समूह के लिए अपेक्षित होता है क्या? सामूहिक चिंतन, बिल्कुल यस। यस। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सामूहिक विमर्श, यस। सामूहिक योजना निर्माण, यस। सामूहिक क्रिया एवं मूल्यांकन, मूल्यांकन, यस। सभी सही हो जाएगा। ए बी सी डी सभी सही हो आपका जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सारा ऑप्शन कर दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। समूह गतिकी एक शब्द आता है, इसका श्रेय किसको जाता है? कर्ट लेविन। लेविन। कर्ट लेविन। लेविन। कहीं 1940 मिलता है तो कहीं 1944 भी वर्ष इसका देखने को मिलता है कर्ट लेविन का। क्षेत्रवाद का सिद्धांत भी, अच्छा सर नहीं, क्षेत्रवाद का 1940 है, समूह गतिकी का 1944 है, ठीक है। और आप लोगों को भी मैंने हाल ही में पढ़ाया होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, इमर्जेंट वगैरह करके एक है ना, इमर्जेंट थेरेपी, जो सामूहिक व्यवहार का जो सिद्धांत था, जहाँ पारिवारिक थ्योरी लगाया जा रहा था। ले बॉन का मैंने नाम लिया था, गुस्ताव ले बॉन के बारे में। तो उन्होंने द क्राउड के बारे में, भीड़ वगैरह से लेकर संबंधित सवाल था उनका। तो इसलिए आप ध्यान रखें इनकी एक बारे में एक कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट रहेगा द क्राउड a study of the popular mind।
ठीक है, ये चीज़ याद रखना आपको। विलियम उंट, शारीरिक मनोविज्ञान के सिद्धांत इन्होंने दिया है। शारीरिक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया है 1904 में। विलियम मैकडूगल, मूल प्रवृत्ति किसने दिया है? 14। विलियम मैकडूगल ने। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, कौन सी किताब थी वो? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इसी में दिया था 1923 में। ठीक है, सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये प्रश्न बता दीजिए। यस सर। शीडा का नाम तो सुना ही होगा, CEDAW, है ना। इसमें अगर हम बात करते हैं आप लोगों से तो ध्यान दीजिएगा, CEDAW इसको कहा जाता है द कन्वेंशन ऑन द elimination of all forms of discrimination against women, against women। ठीक है, याद रखिएगा। कब इसकी स्थापना हुई? ये बेसिकली यूएस के द्वारा अपनाया कब गया था? 1979 में। 1979 में अपनाया गया। ठीक है, स्थापित कब हुआ था ये? 3 सितंबर 1981 को स्थापित किया गया। ठीक है, क्लियर। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों का उन्मूलन का सम्मेलन है ये। ठीक है, अब प्रश्न क्या था? भेदभाव को निवारण में अभिसमन संयुक्त राष्ट्र संघ ने आम सभा वर्ष में पारित किया था। अच्छा, ये प्रश्न ना बेसिकली ड्रॉप किया गया था, 1979 में अपनाया गया, 1981 में क्या नाम है उसको स्थापित, एक कहीं पर है नहीं, इसलिए ये इस प्रश्न पे सबको जो है कॉमन नंबर दिए गए थे, है ना। आवाज़ जा रही है? यस सर। जी सर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये प्रश्न ड्रॉप किया गया था, लेकिन मैंने सही जवाब दे दिया है आपको। भारत में सर्वाधिक पुरानी ट्रेड यूनियन मैंने पढ़ा रखा है, एटक। पहला वाला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा, एटक, है ना। ऑल इंडिया, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एटक के बारे में, AI